हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि बेबी की हेल्थ किट यानी फर्स्ट एड किट, मेडिकल किट में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या एसेंशियल दवाइयां हमें रखनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। कभी भी बच्चा है, अब बोल नहीं पाता, कब ज़रूरत, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए वो हमें नहीं पता होता। तो ऐसा उसका हम जो फर्स्ट एड बॉक्स है, जो मेडिकल बॉक्स है, वो सारी चीज़ें हम प्रिपेयर करके हमेशा अपने पास में रखें। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले जो मेडिकल किट में जो मैं अपने बेबी के लिए रखती हूँ, दैट इज़ थर्मामीटर। और ये डिजिटल थर्मामीटर मैं नहीं रखती हूँ, दिस इज़ मैनुअल मर्करी थर्मामीटर, क्योंकि बच्चे को डिजिटल में मुझे समझ में नहीं आता। कभी कभार डिजिटल हमें कई बार एरर दिखाता है, एक्यूरेट बिल्कुल नहीं होता कभी कभी, इसीलिए मैं उसको अवॉइड करती हूँ। दैट्स व्हाई आई यूज़ दिस मर्करी थर्मामीटर, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। आप बच्चे के आर्मपिट में लगा सकते हैं, ग्रोइन एरिया में लगा सकते हैं बच्चे के। रिमेंबर, थर्मामीटर आप यूज़ करें स्पेशली फॉर द प्राइमरी मॉम्स, इनको नहीं पता और उन्होंने कभी बच्चे को ग्रो होते हुए भी नहीं देखा अपने आसपास में। स्पेशली उनके लिए बच्चे को कभी भी थर्मामीटर ओरली ना लगाएं, मुंह में ना लगाएं, क्योंकि वो अपने दांतों से या फिर अपने जॉ से उसको टाइटली दबा सकता है और उसको तोड़ भी सकता है। एंड दिस कैन बी वेरी हार्मफुल, वेरी डेंजरस फॉर द बेबी, क्योंकि वो अगर मर्करी टूट गया तो वो बच्चे के अंदर चला जाएगा। फिर उसके बाद में जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैनिकी होते हैं। तो हमेशा बच्चे को थर्मामीटर लगाएं, या तो आर्मपिट्स के यहाँ लगाएं आर्मपिट्स में, या फिर ग्रोइन एरिया पर लगाएं, जिससे कि आप उसको टेम्परेचर को अच्छी तरीके से नाप सकते हैं। देन कम्स, जब अगर बच्चे को बुखार हो जाए या फिर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ये सारा हो जाए, तो फिर उस समय हमें क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए। मेरे पास में है नेक्स्ट, उसमें जो मैं हमेशा अपनी मेडिकल किट में बेबी के लिए रखती हूँ, दिस इज़ क्रोसिन 240। अब क्रोसिन 240 कितनी क्वांटिटी में देनी है, कैसे देनी है, वो डिपेंड करता है बेबी की एज पे, कि बेबी कितने मंथ्स का है और कितना बेबी का वेट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड वो आपके पीडियाट्रिशियन आपको बताएंगे कि कितना क्रोसिन बेबी को देनी है, कितना टेम्परेचर है, कब देनी है, कितने कितने इंटरवल्स पे आपको क्रोसिन 240 देनी है जब अगर बेबी को बुखार हो। नेक्स्ट इज हाई ग्रेड टेम्परेचर होता है, देन फिर कैल्पॉल 120 भी रखा है। अगर हाई ग्रेड टेम्परेचर 101 से ऊपर हुआ तब मैं कैल्पॉल भी देती हूँ। अगर इनकेस अगर मेरे पास में क्रोसिन नहीं है तो भी हम कैल्पॉल 120 दे सकते हैं। अगेन डिपेंड्स कि बच्चे का एज कितना है, बच्चे का बॉडी वेट कितना है, उस हिसाब से पीडियाट्रिशियन आपको रिकमेंड करते हैं कि कितनी आपको और कितनी फ्रीक्वेंसी में आपको कैल्पॉल देनी है। तो मेरे साथ में क्रोसिन के साथ साथ में मैं कैल्पॉल 120 भी अपने पास में रखती हूँ। अगेन फीवर के लिए इज आइबोजेसिक, टेम्परेचर कितना है बच्चे का, कितना हाई ग्रेड टेम्परेचर है, तब आइबोजेसिक दी जाती है। क्वांटिटी अगेन डिपेंड्स ऑन वेट एंड हाइट ऑफ द बेबी। नेक्स्ट इज एलरिड। जैसे मेरे बेबी को अभी रिसेंटली कफ एंड कोल्ड हुआ था, तब मैंने उसको थोड़ा लिटिल क्वांटिटी में, बट अगेन आफ्टर कंसल्टिंग माय पीडियाट्रिशियन, तब उन्होंने मेरे को एलरिड रिकमेंड किया था। उसकी क्वांटिटी उन्होंने मेरे को बताई थी कि कितनी उसको क्वांटिटी देनी है अकॉर्डिंग टू हिज एज एंड हाइट, तब मुझे एलरिड रिकमेंड किया था। तो दिस इज़ अ सिट्रिजिन सिरप। जब अगर बेबी को कोल्ड एंड कफ होता है तब हम उसको एलरिड दे सकते हैं। ये भी मेरे पास में हमेशा एलरिड रहती है। नेक्स्ट इज दिस सलाइन वाटर। तो दिस इज सलाइन नेजल स्प्रे। ये इस तरीके का स्प्रे होता है। ये आप बेबी की नोज़ में एक एक ड्रॉप डाल सकते हैं, जिससे कि जो भी, दिस इज़ नॉर्मल सलाइन वाटर। अगर नॉर्मल आप देख रहे हैं कि बेबी मॉर्निंग में उठ रहा है, उसकी नाक थोड़ी सी बंद है, तो आप एक एक बूंद उसकी नाक में डाल सकते हैं। थोड़ा सा देर उसके हेड को टिल्ट करिए, नाक में डालिए, एंड देन फिर उसके बाद में जो सॉल्टी वाटर होता है, ये उससे क्या होता है कि जो नाक बंद होती है वो डिज़ोल्व हो जाएगी, एंड वो धीरे धीरे करके बाहर, बच्चा या तो ब्लो कर सकता है अगर बड़ा बच्चा है, अगर नहीं है बहुत छोटा बच्चा है तो उसको हल्का सा नाक को इस तरीके से आप प्रेस करके बाहर उसकी जो गंदगी है वो बाहर निकाल सकते हैं। अगर बच्चे की कॉन्स्टेंटली नाक बंद रहती है तो ये सलाइन वाटर इज़ वेरी हेल्पफुल। ये कुछ नहीं है, पानी और नमक का एक तरीके से घोल है, सोल्यूशन है जिसको आप बच्चे की नाक में डाल सकते हैं।
नेक्स्ट इज आई कीप दिस टमी रोल ऑन। ये मेरे पास में मामा अर्थ का टमी रोल ऑन है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें हींग और फेनल ऑयल है, और फेनल ऑयल इज लाइक सौंफ और हींग का ऑयल है। ये काफ़ी एक तो माइल्ड हल्की फ्रेग्रेंस है इसकी, सौंफ जो कि हींग और सौंफ की खुशबू लाता है। अगर बेबी को हल्का सा गैस घूम रही है पेट में, हल्का पेट गुड़गुड़ा रहा है, तो आप उसकी नाभि के ऊपर इस तरीके से आप ये देखिए, आप ये रोल है, इस तरीके से आप उसके रोल को उसकी टमी पर लगा सकते हैं, जिससे कि अगर बेबी को ये गैस बन रही है तो वो गैस जो है वो बाहर हो जाएगी। तो ये भी इन केस अगर मेरे पास में मैं ट्रैवल कर रही हूँ तब मैं इसको हमेशा कैरी करके रखती हूँ। नेक्स्ट इज मदर स्पर्श का टर्मरिक बाम। सो ये बाम मैं इसलिए यूज़ करती हूँ कि इन केस बच्चा है, मस्किटो बाइट हो गया या फिर कुछ इंसेक्ट ने या कीड़े ने काट लिया, तब मैं इस टर्मरिक बाम को रखती हूँ कि आप हल्का सा टर्मरिक बाम ले। अगर मस्किटो काटा है, कुछ इंसेक्ट बाइट हुआ है, उसके ऊपर हल्का सा ये टर्मरिक बाम आप लगा दें तो वहीं की वहीं इरिटेशन जो होगी वो कंट्रोल में आ जाएगी, इचिंग नहीं होगी, और फटाफट से जो रेडनेस हो जाती है वो भी काम डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट इज डर्मोक्लैम लोशन। सो बेसिकली जैसे वेदर चेंज होता है तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों के रैशेस हो जाते हैं स्किन के ऊपर, अपने आप ही रेड कलर के स्पॉट्स आ जाएंगे, रैशेस हो जाएंगे, उसमें बेबी को खुजली होनी शुरू हो जाती है। जैसे दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन बहुत रहता है आजकल, पोल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा हो गया ओवरऑल कंट्री में कि जो भी बच्चे होते हैं वो उनके लिए हर वेदर जो है वो नया है, तो उसकी वजह से वो अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे वेदर चेंज होता है तो उनकी स्किन धीरे धीरे अडेप्ट करना शुरू करती है, बट उस अडेप्टेशन पीरियड में क्या होता है कि उनको कभी कभी रैशेस हो जाते हैं। तो उस रैशेस पर आप डर्मोक्लैम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। बच्चों की स्किन के लिए बहुत ज़्यादा सूदिंग है, इरिटेशन नहीं होती है, काम डाउन करता है स्किन को, रैशेस को भी कंट्रोल करता है। सो ये बेसिकली कैलामाइन है और बहुत ज़्यादा सूदिंग है, बच्चों की स्किन के ऊपर बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा। नाउ द सेकेंड थिंग इज फेरोनिया। फेरोनिया क्या है? फेरोनिया आयरन है। आयरन सिरप देते हैं डॉक्टर्स आफ्टर 3 to 4 मंथ्स के बाद में, जब बेबी हो जाता है तब आयरन सिरप देना शुरू करते हैं, बिकॉज आयरन की जो डेफिशिएंसी अवॉइड करनी हो, ये रही इस तरीके से फेरोनिया है। ये आयरन सिरप है ना, ये डॉक्टर मेरे जो पेडियाट्रिशियन है उन्होंने स्टार्ट किया था। इसमें फॉलिक एसिड होता है, आयरन होता है, जो कि आयरन और फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेबी के डेवलपमेंट के लिए, इसीलिए ये बच्चे को दी जाती है। 1 साल तक आयरन बच्चे को देते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूज़फुल। खाने के साथ साथ में तो जब बच्चा खाना शुरू करता है तो उसकी थोड़ी बहुत आयरन की पूर्ति तो हो जाती है, बट 1 साल तक फेरोनिया देते ही देते हैं, जिससे कि आयरन की कमी बच्चे में ना हो। थर्ड थिंग इज विटामिन D3। सो ये बच्चों की डी प्योरा विटामिन D3 है। इस तरीके से जो पेडियाट्रिशियंस होते हैं मैक्सिमम वो यही देते हैं, और ये 1.5 से 2 महीने का जब बच्चा होता है तभी स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज हम बेबीज़ को यूजुअली डायरेक्ट धूप में नहीं ले जाते, उसको ज़्यादा सन रेज का एक्सपोजर नहीं होता, बच्चा बहुत छोटा होता है तो हम बेड पर ही रहता है, तो उसको D3 की डेफिशिएंसी ना हो इसलिए उसको पूर्ति करने के लिए D3 का सिरप दिया जाता है। और ये भी बच्चे को ऑलमोस्ट एक सवा साल तक D3 देते हैं, जब तक बच्चा जो है कम्प्लीटली प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना ना शुरू कर दे, और या फिर उस लेवल तक नहीं हो जाता कि हाँ भाई बच्चा भाग रहा है, दौड़ रहा है, अपने आप चल रहा है, धूप का एक्सपोजर वगैरह उसको मिल रहा है। सो तब तक 1 साल तक डॉक्टर्स D3 भी देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट दवाइयाँ थी जो हमेशा मैं अपने साथ में कैरी करके रखती हूँ। स्पेशली ये जो फीवर की दवाइयाँ हैं वो मैं हमेशा कैरी करके रखती हूँ, क्योंकि आपको पता नहीं है, छोटे बच्चे के साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, बच्चा बोल नहीं पाता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो तुरंत आप अगर आपको पता करना है कि आपको कौन सी दवाई देनी है, एटलीस्ट आपके पास में ये दवाइयाँ हमेशा रहनी चाहिए कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, आसपास में आपको चीज़ें नहीं मिल रही हैं, कोई दवाई नहीं अवेलेबल है, तो आप फटाफट अपने पास से मेडिकल किट में से बच्चे को फर्स्ट एड दे सकते हैं। बाकी प्रिस्क्रिप्शन आप अपने पेडियाट्रिशियन से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे कितनी क्वांटिटी में आपको बच्चे को दवाई देनी है, तो आप एटलीस्ट
अगर विजिट नहीं कर पा रहे हैं, रात में बच्चे को फीवर हो जा रहा है, तो आप डेफिनेटली रात में तो लेके नहीं भाग सकते इमीडिएटली डॉक्टर के पास में। आपके पास में अगर ये दवाइयाँ मौजूद होंगी और आपके पीडियाट्रिशियन आपको बोलते हैं कि ये दवाइयाँ अगर आपके पास में अवेलेबल है, या आप उनको बता सकते हैं कि मेरे पास में दवाइयाँ अवेलेबल हैं, तो तुरंत बच्चे का जो ट्रीटमेंट है आप घर पर भी शुरू कर सकते हैं इन केस ऑफ हाई ग्रेड फीवर। अगर बच्चे को इंसेक्ट बाइट हो जाता है या फिर मॉस्किटो वगैरह ने काट लिया, तो आपके पास में बाम भी हैंडी होना चाहिए। स्किन में रैशेस हैं तो लैक्टोकैलामाइन होनी चाहिए। विटामिन D3 और आयरन हमेशा डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, जो यूजुअली हर पेरेंट्स के पास में होती ही होती हैं, उसको मिस नहीं करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाइयाँ हैं बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड कमेंट करना भी ना भूलें। सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।